तो आज हम देखेंगे बॉन्ड्स बेसिक्स। बॉन्ड्स की जरूरत क्या पड़ी, बॉन्ड्स आखिर इशू क्यों करती है गवर्नमेंट या कोई कंपनी इशू करती है बॉन्ड्स पैसा रेज करने के लिए, तो क्यों इशू करती है, क्या ज़रूरत है बॉन्ड्स की, और बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं। बॉन्ड्स अगर कोई इशू करता है तो उसमें हमें क्या क्या देखना है, बॉन्ड्स की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं, और क्या क्या चीज़ें बॉन्ड्स इशू करने वाला बॉन्ड्स इशूअर बताता है, और क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टर्स को बॉन्ड इशू करने से पहले देखनी चाहिए। तो बॉन्ड्स बेसिक्स मतलब इट्स जस्ट अ बेसिक वीडियो। तो हम बेसिक क्या क्या होता है बॉन्ड्स में, क्या क्या चीज़ें, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड क्या होता है, और कैसे बॉन्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज बॉन्ड्स की प्राइसिंग पे क्या क्या इफेक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ आज हम देखते हैं। बॉन्ड्स जैसे कंपनी में आपने सुना होगा बॉन्ड साइन कराएंगे, तो बॉन्ड साइन मतलब बॉन्ड पे साइन कर दो, मतलब बॉन्ड इज अ पेपर जिस पेपर पे हम साइन करते हैं किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। तो किसी कंपनी ने या गवर्नमेंट ने, जैसे मान के चलो 6% GSEC 2030-115, ओके, ये बॉन्ड की कोटेशन है ऐसे करके। ये गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया है। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू क्यों करेगी, फंड रेज करने के लिए। फंड रेज मतलब उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, कोई नया डैम बनाना है, उसको पैसे चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा उठाने के लिए बॉन्ड इशू करती है। तो वो बॉन्ड इशू, बॉन्ड मतलब बॉन्ड की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है। सबसे पहले तो ये देखो, एक तो होता है उसमें इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जिसको हम बोलते हैं कूपन, ओके। एक होता है उसमें कूपन कि क्या इंटरेस्ट रेट वो बॉन्ड पे करेगा, डेट इज मैच्योरिटी, डेट इज मैच्योरिटी और रिडिम्पशन डेट। जिस डेट पे एक्चुअली बॉन्ड मैच्योर होगा, जिस डेट पे आपको रिडिम्पशन वैल्यू मिलेगी, उसकी फेस वैल्यू वापस मिलेगी कंपनी से, दैट इज रिडिम्पशन डेट। कूपन जो इंटरेस्ट रेट होता है हमारा, जैसे बैंक से आप लोन लोगे, तो बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जब लोन लेती है बॉन्ड के जरिए, बॉन्ड इशू किए और बॉन्ड के जरिए उसने लोन लिया, तो वो 6% जो है कूपन पे करेगी। तो बॉन्ड, अगर हम बॉन्ड के केस की बात करते हैं, जो फिक्स्ड इनकम मार्केट होती है हमारी मनी मार्केट, उसमें अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो उसमें हमारा बॉन्ड्स में जो टर्म यूज होती है डेट इज कूपन। हम यहाँ पे बॉन्ड में इंटरेस्ट की बात नहीं करते, हम इंटरेस्ट इसमें बात करते हैं कूपन की। तो एक तो इसमें कूपन होता है, कूपन रेट क्या है हमारा, इंटरेस्ट रेट। दूसरा हमारी हो जाती है मैच्योरिटी डेट, और तीसरी हमारी हो जाती है फेस वैल्यू। ये हमारी हो गई मार्केट प्राइस। ये जो 115 रुपए है, ये 115 क्या है, हमारी किस प्राइस पे हमारा बॉन्ड इस टाइम मार्केट में ट्रेड कर रहा है, और इस बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या होगी 100। तो बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होती है वो होती है 100 या 10 या 1000 या 10,000, ये बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है। मतलब फेस वैल्यू क्या, जिस वैल्यू पे इंटरेस्ट पे होगा, जिस वैल्यू पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी। मतलब मान के चलो 1000, इस बॉन्ड की जैसे फेस वैल्यू है 100, तो ये 100 के आसपास ही ट्रेड करेगा, 98, 96, 90 या 115, 120 ऐसे करके। जैसे अभी फिलहाल 115 पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें इसमें कूपन रेट क्या मिलेगा, 100 की फेस वैल्यू का 6%, 100 की फेस वैल्यू का 6%, यानी कि हमें मिलेगा इसमें 6 रुपये। ये हमारा हो गया इसमें कूपन, ठीक है। आज सपोज डेट है 1/3/2020 और ये 2030 की मैच्योरिटी है, मतलब कि 10 साल की मैच्योरिटी है। यहां मैच्योरिटी क्या हो गई हमारी, 10 ईयर, 10 ईयर हमारी मैच्योरिटी डेट हो गई। फेस वैल्यू हमारी क्या हो गई यहाँ पे 100, जो हमारा 115 पे ट्रेड कर रहा है, और हमारी किसने ये बॉन्ड इशू किया है, यहाँ पे उसका नाम आता है बीच में,
ये जैसे गवर्नमेंट ने किया है, डेट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सैक गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर यही कोई कंपनी होती टाटा मोटर्स तो 6%, टाटा मोटर्स 2030 ऐसे करके कोटेशन होती। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बैक्ड, मतलब कि ये हमारा सेफेस्ट बॉन्ड है कि अगर हम देखो सरकार पे भरोसा नहीं करोगे तो यार किस पे करोगे। और सरकार ने बोला 6% को इंटरेस्ट देगी, तो सरकार अगर इंटरेस्ट दे रही है तो सरकार का जो इंटरेस्ट रेट होगा बॉन्ड पे जो सरकार पे करती है, दैट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो वो पे करेगी, क्योंकि वो सबसे रिस्कलेस बॉन्ड है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, अगर सरकार के पास पैसा नहीं भी है तो वो छाप के देगी, कहीं से भी दे, पर सरकार आपको पैसे देगी। तो सर इसमें डिफॉल्ट रिस्क क्या हो गया आपका, जीरो। मतलब सरकार डिफॉल्ट कर, इसमें मतलब सरकार थोड़ी ना डिफॉल्ट करेगी यार, सरकार के डिफॉल्ट करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट इशू करता है डेट इज जी सैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, अब इस पे जो हमारा कूपन हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 6 रुपये, हमें 6 रुपये मिलेगा। सपोज अगर ये हर साल कूपन पे कर रहा है, ये है 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2030 115 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी अगर हमने इस बॉन्ड को 115 पे बाई किया, अभी हमने इस बॉन्ड को 115 पे बाई किया, यहाँ पे 115 पे हमने ये बाय कर लिया, तो हमें क्या मिलेगा 10 साल तक, 10th ईयर। ठीक है, अब हमें 10 साल तक क्या मिलेगा, हमने पहले साल 115 रुपये दे दिए, 115 रुपये हमने मार्केट प्राइस जो चल रहा है 115 हमने वो दे दिया। अब 115 पे हमें क्या मिला, 6 ये 6 मिलेंगे हमें हर साल कूपन, और एंड में हमें फेस वैल्यू मिलेगी 100, हमारी फेस वैल्यू प्लस 6 रुपये कूपन, ये हमारी हो गई फेस वैल्यू 6 रुपये और 100 रुपये फेस वैल्यू और 6 रुपये कूपन। हमें 10वें साल में क्या मिलेगा 106 रुपये, और बाकी 10 सालों तक जो मिलेंगे हमें 6 रुपये। ठीक है, और हमने पे कितना किया है 115, ये 115 एंड तक ट्रेड होते होते 10वें साल में ये रह जाएगी 100, मतलब इसमें से 15 का डिडक्शन हो जाएगा जब ये एक्सपायरी डेट के नजदीक आएगी अपने। जैसे जैसे ये एक्सपायरी के पास आती रहेगी वैसे वैसे ये 15 रुपये इसमें कम होते चले जाएंगे। ये 15 जो है 10 सालों में धीरे धीरे कम होंगे, 1.5 रुपये करके। ठीक है, 1.5 रुपये करके कम होगा तो 10 सालों में 15 रुपये कम हो जाएंगे, और ये इसकी जो वो हो जाएगी वैल्यू जिस पे ट्रेड करेगा वो 100 रुपये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो 100 रुपये पे करेगी सरकार आपको, और 6 रुपये कूपन भी देगी हर साल। तो कहने को इस पे 6% रेट है इंटरेस्ट रेट। अब ये जो हमारा, अब आप देखो दिमाग में आपके ये चीज आ रही होगी कि ये 115 हम क्यों दें जब वो 100 रुपये पे 6 रुपये इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और 6 रुपये हमारा कूपन मिल रहा है, वो फेस वैल्यू पे दे रही है 6% कूपन। जब वो फेस वैल्यू पे कूपन दे रही है तो हम 115 पे करके हम कम पैसे क्यों ले। सपोज जब गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड इशू किया था, ध्यान से समझना, देखो जब गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड इशू किया था तब मार्केट में इंटरेस्ट रेट था 6%। तो गवर्नमेंट ने 100 रुपये की फेस वैल्यू पे 6% इंटरेस्ट रेट पर बॉन्ड इशू कर दिया कि पब्लिक को 6% मिले, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट ही वही चल रहा था। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया, गिर के मान के चलो इंटरेस्ट रेट, अब हमारा इंटरेस्ट रेट रह गया 5%। तो अब जब 5% इंटरेस्ट रेट है, जिन्होंने जब इशू किया था सरकार ने 100 रुपये पे तब इन्वेस्ट कर दिया था, उनको तो 6% मिल रहा है हर साल। लेकिन अब ये जैसे अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया 5%, सपोज मार्केट में इंटरेस्ट रेट 5% मिलेगा, अब 6% इंटरेस्ट रेट खत्म हो गया, अब इंटरेस्ट रेट हो गया कम। अब जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो उस 5% को कवर करने के लिए, उस इंटरेस्ट रेट को देने के लिए ये ट्रेड, ये बॉन्ड अपनी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसकी बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी कि जब मार्केट में 5% इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मिल रहा है, मार्केट से हमें 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ये बॉन्ड हमें 6% दे रहा है, तो जब पब्लिक को दिखेगा हाँ भाई ये बॉन्ड 6% दे रहा है और हमें और जगह से 5% मिल रहा है, तो पब्लिक क्या करेगी, इस बॉन्ड को बाय करना शुरू कर देगी। और वो पब्लिक इस बॉन्ड को इतना बाय करेगी जब तक इसका रिटर्न 5% ही ना आ जाए। तो इस वैल्यू को इतना बढ़ा देगी वो फेस वैल्यू को बाय कर करके कि वो 5% रिटर्न के करीब आ जाएगा, तब जाके ये इक्वल हो जाएगा। अगर सपोज मार्केट में बढ़ के इंटरेस्ट रेट 7% हो जाता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ के 7% हो जाता है, तो 7%, अब मार्केट में क्या होगा,
बाहर से 7% मिल रहा है, ये बॉन्ड हमें क्या दे रहा है 6%, ये कम दे रहा है। तो पब्लिक क्या करेगी, इसे बेच बेच के इसे बेचेगी, इस बॉन्ड को बेच बेच के 7% वाले में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी कि यहाँ से हमें 6 मिल रहा है, यहाँ से हमें 7 मिल रहा है, तो हम 6 वाले को बेचो, 7 वाले को बाय करो। तो जब वो उसे बेच बेच के यहाँ तक ले आएगी कि उसका प्राइस वो इंटरेस्ट रेट 7% के इक्वल हो जाएगा, इसका प्राइस घट के मान लो 96 रुपये रह जाएगा। तो ये 96 रुपये मतलब 96 पे अगर हम बाय करेंगे तो हमें कूपन क्या मिलेंगे, 666, कूपन रेट सेम है, वही फेस वैल्यू का, जैसे हमारे शेयर्स में होता है। शेयर जैसे मान लो रिलायंस है, रिलायंस का प्राइस हमारा चल रहा है 1700, ठीक है। अब उसकी लेकिन फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए। ये फेस वैल्यू क्या है, जिसपे वो हमें डिविडेंड पे करती है, ठीक है। सेम चीज बॉन्ड्स में है, बॉन्ड की जो हमारी फेस वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू है हमारी 100, लेकिन इसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट इस बॉन्ड के मुकाबले कम है। तो पब्लिक इस बॉन्ड को इसलिए बाय करेगी क्योंकि ये बॉन्ड इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे कर रहा है, और इस बॉन्ड को इतना बाय करेगी कि बाय कर करके इस बॉन्ड को इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कर देगी कि ये इसका इंटरेस्ट रेट भी 5% ही रह जाए। समझ रहे हो? तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है हमारी, एक तो बॉन्ड में कूपन हमें पे होता है, दूसरा हर साल या हर 6 महीने या हर 3 महीने, जैसा भी नॉर्मली ज्यादातर बॉन्ड जो होते हैं वो हर 6 महीने पे करते हैं, और हर 6 महीने कूपन पे करेंगे, और साल के एंड में जब हमारी मैच्योरिटी वाली डेट होगी, मैच्योरिटी डेट वाले दिन हमें फेस वैल्यू और प्लस में कूपन उस साल का, ये दोनों चीजें मिलेंगी। सेम यार LIC पॉलिसी की तरह, जैसे जैसे LIC पॉलिसी होती है 5 साल बाद इतना पैसा, फिर 5 साल बाद इतना पैसा, फिर 5 साल बाद इतना पैसा, और फिर एंड में आपको लमसम अमाउंट। ओके, तो ये तो हो गया एक हमारा बॉन्ड का बेसिक कि 6% हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इस बॉन्ड से, ये गवर्नमेंट ने इशू किया है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC, यहाँ जाएगी 2030 एक्सपायरी डेट, और यहाँ जाएगा मार्केट प्राइस, जिस मार्केट प्राइस पे वो अभी ट्रेड कर रहा है। ट्रेड कैसे करेगा, फेस वैल्यू इसकी 100 है, तो वही अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरता है तो हमारी इसकी बॉन्ड की वैल्यू अफेक्ट होगी। पब्लिक इसको बाय सेल करेगी, बाय सेल करके इसकी वैल्यू वहीं ले जाएगी जैसा मार्केट में इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, और जगह सेम रिस्क का। समझ रहे हो? किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, मान लो यूपी के स्टेट गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया 6% पे, अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया 7% पे, सही है। तो पब्लिक क्या करेगी, यूपी वाली गवर्नमेंट का बॉन्ड बेचेगी कि हाँ भाई जिन्होंने पहले 6% पे इन्वेस्ट कर रखा होगा वो उन्हें बॉन्ड को बेचेगी, बेच बेच के, और फिर इन्वेस्ट कहाँ करेगी, महाराष्ट्र वाले बॉन्ड में, जिस महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 7% पे बॉन्ड इशू किया है। समझ रहे हो? तो वो बेच बेच के उसको वहां तक ले आएगी जब तक कि वो इंटरेस्ट रेट 7% ही ना पे करने लगे। तो अब अगर हम यहाँ पे मार्केट प्राइस में 115 रुपए पे खरीदते हैं बॉन्ड, 115 रुपए पे अगर हम बॉन्ड खरीदते हैं, तो हमारा ओके, ये तो हो गया हमारा कूपन। कूपन हो गया हमारा 6%, डेट इज हमारा 6, ये हो गया हमारा कूपन। अब हमारी एक वैल्यू आ जाती है, टर्मिनोलॉजी आ जाती है एक, जिसको हम बोलते हैं, एक आ जाती है हमारी यील्ड टू मैच्योरिटी। ओके, यहां आ जाती है हमारी यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होती है? अब देखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं यील्ड टू मैच्योरिटी होती क्या है। यील्ड मतलब कि रिटर्न पर ईयर, एवरी ईयर का रिटर्न। अगर हम किसी बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, बीच में उसको ट्रेड बेच के, मार्केट में बेच के ना निकल जाए, सही है, जब तक, जैसे इसकी मैच्योरिटी डेट 10 साल है, आज 2020 से 2020 तक का ये बॉन्ड है, 10 साल इसकी मैच्योरिटी डेट है, अगर हम इसको 10 साल तक होल्ड करते हैं तो इसका रिटर्न क्या होगा इस 10 सालों में। तो अगर हम इसको 115 पे बाय करते हैं, तो यहां हमने 115 दिए, ठीक है, 115 दिए, और हमें हर साल मिलेगा क्या, 6, हर साल 6 मिल रहे हैं। अब ये 6 तो हमें मिल रहे हैं, और एंड में हमें क्या मिलेगा, 100, ये 100 हमें मिलेगा एंड में। अब 115 का हो जाएगा 100, तो 15 रुपए तो हमने ये लॉस करे 10 सालों में, ठीक है, और ये हमें 6 मिल रहे हैं। अब 15 को
अगर हम 10 सालों से डिवाइड करें तो 1.5, तो 6 माइनस 1.5, ये क्या आ गया हमारा 4.5। ठीक है, 4.5 डिवाइडेड बाय 115, हमारा 115 गया है। हमें 115 रुपए पे कितने रुपए मिल रहे हैं? 4.5 हर साल। हर साल 4.5 मिल रहे हैं, 115 हमारे गए हुए हैं और हमें एंड में क्या मिलेगा? 100। तो हमारा रिटर्न क्या हो गया? ये 4.5 डिवाइडेड बाय 115, 3.9%। ये हमारा रिटर्न क्या रहेगा? 3.9%। ये हमारा रिटर्न रहेगा। जो हमारा ये कूपन पे कर रहा था 6%, अगर हम इस बॉन्ड को 115 पे बाय करते हैं, मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं, तो हमें 6% इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 3.9%। देख लो कितना कम हो गया, क्योंकि फिलहाल मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो 3.9% चल रहा होगा। पब्लिक ने इसको इतना बाय किया इन्वेस्टर्स ने कि इसका प्राइस बढ़ गया और बढ़ के इसका इंटरेस्ट रेट हो गया कम। जब इसको 100 पे बाय किया फेस वैल्यू पे, तो इसकी वैल्यू पहुंचा के 115 पहुंचा दी उन्होंने, इन्वेस्टर्स ने बाय कर करके। अब उसका 115 पे अगर हम बाय करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट 6 नहीं रह जाएगा, हमारा इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 3.9%। ठीक है, ये तो हो गया गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। ओके, अब हम देखते हैं बॉन्ड की जरूरत ही क्या है। बॉन्ड इशू क्यों होते हैं? बॉन्ड की जरूरत क्या है? सपोज रिलायंस है, दिस इज रिलायंस लिमिटेड। अब रिलायंस को सपोज नया प्लांट इंस्टॉल करना है, रिलायंस को न्यू प्लांट लगाना है प्रोडक्शन के लिए, या वो किसी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में किसी नई इंडस्ट्री में अपना कदम रख रही है, तो उस नई इंडस्ट्री को लगाने के लिए या पैसे कमाने के लिए उसको नया प्लांट लगाना है कंपनी में। अब जब वो उसे नया प्लांट लगाना है तो उसे चाहिए फंड, पैसे। अब उसके पास पैसे लेने के कितने तरीके हैं? एक कि वो अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड, अपने जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उसमें से पैसे निकाल ले जो बचे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हर कंपनी वो कर नहीं सकती, क्योंकि हर कंपनी का प्रॉफिट इतना नहीं होता कि वो उस प्रॉफिट को दोबारा कंपनी में लगा के न्यू प्लांट लगा ले, या किसी के पास इतना फंड नहीं है। ठीक है, तो हर कंपनी ये तरीका नहीं लगा सकती कि प्रॉफिट में से रिटेन्ड अर्निंग निकाल ले। देखो, रिटेन्ड अर्निंग्स में वो कैसे पहुंचता है या रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको बेसिक भी नहीं पता प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में या बैलेंस शीट के बारे में, तो उसकी बेसिक्स की वीडियो मैंने डाल दी है, आप देख सकते हैं। तो एक तो रिलायंस अपने प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल ले, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, वो जा सकती है बैंक के पास लोन के लिए। अच्छा, अगर वो बैंक के पास लोन के लिए जाती है तो उसको इंटरेस्ट रेट पड़ता है 15% या 11%, मतलब 10 से 15 के बीच में उसको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, मान लो 10 सालों के लिए या 20 सालों के लिए, क्योंकि अगर वो प्लांट लगा रही है तो 6 महीने 7 महीने या 1 साल के लिए लोन लेके तो करेगी क्या, क्योंकि उसको न्यू प्लांट लगाना है, फिर वो बढ़ाएगी उसको, फिर जाके प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे, तब जाके वो लोन चुकाएगी। तो उसको चाहिए लंबे समय के लिए लोन। लंबे समय के लिए लोन क्या होता है? लंबे समय के लिए लोन हमें कम इंटरेस्ट रेट पे नहीं देता बैंक। बैंक को डर होता है कि कहीं मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और मैंने कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रखा है तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा इन फ्यूचर। तो जब भी लंबे समय की बात होती है, 10 साल 20 साल की, तो बैंक लोन देता है 10 से 15। तो बैंक का लोन पड़ता है कंपनी को महंगा। ओके, तो ये बैंक लोन वाला भी सिस्टम कैंसिल और ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर कंपनी के पास भी इतने प्रॉफिट नहीं होते कि वो रिटेन्ड अर्निंग्स ले लेके अपने प्रॉफिट निकाल के इतना पैसा निकाल ले के कंपनी में लगा सके दोबारा। कुछ कंपनियों के पास होते हैं, कुछ कंपनियों के पास नहीं होती। तो ये ऑप्शन हर किसी कंपनी के पास नहीं है, ये ऑप्शन थोड़ा एक्सपेंसिव है, दिस इज एक्सपेंसिव। थर्ड ऑप्शन हमारा आ जाता है इशू शेयर्स।
जिसमें हमें अपनी पोजीशन, मतलब जिसमें हमें अपने कंपनी में हिस्सेदारी बेचनी होती है। अगर हम शेयर इशू करते हैं तो हमें अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। ये भी एक फंड निकालने का अच्छा तरीका है, लेकिन ये भी हाई कॉस्ट है, क्योंकि इक्विटी होल्डर जो होते हैं कंपनी के, इक्विटी होल्डर जो होते हैं कंपनी के, वो डेट होल्डर से ज्यादा ही इंटरेस्ट लेना पसंद करेंगे। तो अगर बैंक का लोन 15% पड़ रहा है, तो अगर वो इक्विटी इशू करते हैं तो 15% से तो ज्यादा ही लोन देना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब जो तरीका आ जाता है वो आ जाता है हमारा चौथा तरीका, बॉन्ड्स। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी मान लो 1 करोड़ का बॉन्ड इशू लाई, 1 करोड़ का बॉन्ड इशू लाई, इसकी फेस वैल्यू हो गई 100। क्या हो गई इसकी फेस वैल्यू? 100। इसकी फेस वैल्यू हो गई 100, पूरे उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 करोड़। पूरे बॉन्ड की, फंड की वैल्यू 1 करोड़ हो गई। यार छोटी रकम ले लेते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको सपोज 10,000 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए अपनी। 10,000 रुपए का इशू लाई, लाती नहीं है यार, करोड़ों में होता है, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। सपोज 10,000 रुपए का इशू लाई, हर बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपए, तो कितने बॉन्ड ले आएगी? 100 बॉन्ड ले आई। अब ये 100 बॉन्ड 100 रुपए के, 100 बॉन्ड 100 रुपए के इसने क्या करा? मार्केट में बेच दिए पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को। हर बॉन्ड की कीमत 100 रुपए, हर बॉन्ड पे 6% इंटरेस्ट रेट, हर बॉन्ड की मैच्योरिटी 2030। ठीक है, सेम वही पिछले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 6% इंटरेस्ट रेट दे रहा है हर बॉन्ड, 100 बॉन्ड है मार्केट में जो ट्रेड हो रहे हैं। अब वो 6% पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है वही बॉन्ड, 6% पे लोन मिल गया एक तो बैंक को, 10 सालों के लिए मिल गया। कहां मिल रहा था 6% पे लोन? कहीं नहीं मिल रहा था, सब जगह महंगा था। तो सबसे सस्ता और आसान जरिया लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी यूज करती है, डेट इज बॉन्ड इशू। अच्छा, बॉन्ड में और डेट डिवेंचर्स में। अच्छा, अब आप बोलोगे कि बॉन्ड की जगह डिवेंचर भी इशू कर सकती है। डिवेंचर्स आर मोर रिस्की देन बॉन्ड्स। क्यों? अच्छा, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में क्या अंतर होता है? डिवेंचर भी ट्रेड कर सकते हो आप, किसी बैंक में रख के पैसे निकाल सकते हो। क्या होते हैं बॉन्ड्स के पीछे? बॉन्ड्स इज बैक्ड बाय सम सिक्योरिटीज, या तो बॉन्ड इज बैक्ड बाय एसेट्स। ठीक है, बॉन्ड किसी एसेट से बैक्ड होंगे, मतलब बॉन्ड की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ होगा। सही है, अगर बैंक 10,000 रुपए के बॉन्ड इशू कर रही है, तो सपोज 10,000 रुपए का सोना उसने रखा होगा कि अगर बाय चांस मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैं ये सोना बेच के बॉन्ड होल्डर का पैसा दे दूंगी। ठीक है, तो हमेशा जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के पीछे कुछ ना कुछ होता है, या तो कंपनी की एसेट रखी होंगी, या कुछ प्लांट रखा होगा, या सोना, या सिक्योरिटीज, या बैंक के पेपर्स। तो बॉन्ड के पीछे कुछ ना कुछ एसेट रखा होगा जिसे बेच के वो बॉन्ड के पैसे चुका सके। तो अब कंपनी ने क्या करा? 6% रेट पे बॉन्ड इशू कर दिए। और बॉन्ड इसीलिए कम इंटरेस्ट रेट पे करता है क्योंकि वो कम रिस्की होता है। डिवेंचर सिर्फ कंपनी की वैल्यू पे डिवेंचर बिकते हैं, इसलिए डिवेंचर को डिवेंचर्स में ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है बैंक कंपनीज को कंपेयर टू बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स में क्या होता है? बॉन्ड्स में आपका किसी चीज से वो बैक्ड होती है एसेट्स, वो बॉन्ड के पीछे कुछ ना कुछ रखा होता है कि अगर कंपनी का दिवालिया भी निकल जाए तो वो कंपनी जो बॉन्ड्स के लिए, बॉन्ड्स को बैक्ड करने के लिए कोई एसेट रखा हुआ है, मान लो कोई सोना रखा हुआ है, तो वो सोने को हाथ नहीं लगा सकती। ठीक है, और अब कंपनी ने क्या करा? ये 100 रुपए के 100 मार्केट में छोड़ दिए। अब ये क्या हो सकते हैं? अब ये ट्रेड भी कर सकते हैं कि मतलब मानो मैंने 100 रुपए के कंपनी को 100 रुपए दिए और ये 6 रुपए मुझे वो हर साल देगी, 6 रुपए हर साल देगी। मैंने कंपनी को 100 रुपए दे दिए, मैंने एक बॉन्ड ले लिया। अब ये बॉन्ड में क्या करूं? मैं अपने किसी दोस्त को दे दूं या बैंक में ले जाके दे दूं कि ये देखो ये कंपनी से मुझे वो है, हर साल 6 रुपए मिलेंगे, आप मुझे एक काम करो, आप मुझे अभी इतने पैसे दे दो इस बॉन्ड के और ये बॉन्ड आपका। तो ऐसे करके मैं इसको ट्रेड भी कर सकता हूँ, किसी को बेच सकता हूँ, किसी से ले सकता हूँ। सही है, सपोज मेरे पास बॉन्ड नहीं है, मेरे किसी दोस्त के पास है, तो मैं उससे ले सकता हूँ। मेरे को दिख रहा है कि हाँ हर साल 6 आ रहा है, हर साल 6 रुपए आएंगे, तो मैं कहूँ उससे, मैंने कहा भाई तुम उससे 110 रुपए ले ले और मुझे ये बॉन्ड दे दे, मैं ले लूंगा आगे कंपनी के जो भी पैसे होंगे। तो ये एक ट्रेडेबल सिक्योरिटी है जिसे हम ट्रेड भी कर सकते हैं,
एक किसी एसेट से बैक्ड रहेगी, मतलब कि कोई ना कोई इसकी सिक्योरिटी के लिए एसेट रखेगी कंपनी, लोन से सस्ता पड़ता है। ओके, और यील्ड टू मैच्योरिटी हमारी क्या हो जाती है इसमें, जो अगर हम बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करें तो हमें क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, दैट इज अवर यील्ड टू मैच्योरिटी। सो आज के बॉन्ड बेसिक्स में सिर्फ इतना ही, आगे थोड़ा एडवांस में देखेंगे बॉन्ड का प्राइस को क्या इफेक्ट करता है, कितना इंटरेस्ट रेट चेंज होने पे बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 1% गिरा तो बॉन्ड का प्राइस कितना बढ़ेगा, या मार्केट में इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा तो बॉन्ड का प्राइस कितना गिरेगा। ये सब हम आगे की एडवांस वीडियो में चेक करेंगे। फिलहाल बेसिक्स में इतना ही कि बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, बॉन्ड पेमेंट कैसे देता है, बॉन्ड ट्रेड कैसे होते हैं, और कंपनी बॉन्ड इशू क्यों करती है, बॉन्ड की जरूरत क्या पड़ी, वो बैंक से लोन भी ले सकती है क्योंकि लोन महंगे होते हैं, और बॉन्ड अगर वो इशू करती है पब्लिक में तो बॉन्ड उसको सस्ते पड़ जाते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए 10 या 20 सालों के लिए सिर्फ सेम 6% इंटरेस्ट रेट पे अगर उसने लोन ले लिया तो वो तो काफी सस्ता पड़ गया ना बैंक को, कंपनी को। ओके, सो समझ में तो आया होगा। थैंक यू।